जय हिंद भारतम बंधुओं डे 13 की क्लास में हमने अकबर के शासन को देखा। इसके बाद आज डे 14 की क्लास में हम मेडिवल हिस्ट्री को ख़त्म करने वाले हैं, मुगल एम्पायर पूरा, और लास्ट में कुछ मराठा साम्राज्य के बारे में भी हम देखेंगे। अकबर की मृत्यु 1605 में हो जाती है। डायरिया वगैरह जैसे कई बीमारियाँ इसे हो जाती हैं। इलाज भी अपना बढ़िया से नहीं करवाता है क्योंकि सलीम को लेकर ये चिंतित हमेशा रहता है। सलीम हमेशा इसे कोई ना कोई तकलीफ देता ही रहता है। इसका बेटा व्यवहार से उसके बहुत चिंतित रहता है। कोई ऐसा काम नहीं करता है जिसके चलते इसको कुछ टेंशन ना हो। अकबर को एक दो बार तो विरोध ही कर दिया अपने बापे के खिलाफ, अपने दोस्तों के भड़कावे में आकर। लेकिन अकबर बड़ा चाहता था, सलीम को बहुत चाहता था, इसलिए सब गलतियों को नज़रअंदाज करते जाता है। खैर 1605 में वो चला जाता है। सलीम गद्दी पर बैठता है जहांगीर के नाम से। उसका नाम जहांगीर आगे चल के पड़ता है, लेकिन उसका वास्तविक नाम सलीम रहता है। 1569 में, देखिए 1605 से 1627 तक सलीम रहता है। जहांगीर शासन करता है 22 साल तक। इसका जन्म 1569 में होता है। आपका 30 अगस्त 1569 में सलीम का जन्म होता है। सलीम नाम क्यों पड़ता है? क्योंकि इसके लिए फतेहपुर सिकरी जाता है अकबर, फतेहपुर सिकरी। और फतेहपुर सिकरी में, जो कि इस समय वर्तमान समय में आगरा जिले में पड़ता है, तो फतेहपुर सिकरी में चिश्ती सिलसिला के अंतिम सूफी संत रहते हैं शेख सलीम चिश्ती। तो शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से मन्नत मांगता है, उनके आशीर्वाद से सलीम होता है बेटा अकबर का। इसलिए शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ये अपने बेटे का नाम सलीम रख देता है। यही सलीम आगे चल के जहांगीर होता है। अब फतेहपुर सिकरी अकबर को इतना पसंद आ जाता है कि वहाँ पर कई सारे निर्माण करवा देता है। फतेहपुर सिकरी यानी आगरा में ही वो दीवाने आम बनवाता है, फिर दीवाने खास बनवाता है, दीवाने आम, दीवाने खास। वहीं पर ये क्या कहते हैं, जोधा महल का निर्माण करवाता है। जो जोधाबाई उसकी पत्नी होती है, तो जोधाबाई महल का निर्माण करवाता है। जोधाबाई महल, पंचमहल का निर्माण वहीं पर करवाता है। और हमने पहले एक चर्चा हमने किया था कि जो गुजरात को जीतता है तो वहीं पर बुलंद दरवाजा बनवाता है, फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाजा। ठीक, तो बहुत सारे निर्माण कार्य फतेहपुर सिकरी में होते हैं। ठीक, तो अब जहांगीर गद्दी पर बैठता है 1605 में गद्दी पर बैठता है। जो जहांगीर के एक गुरु होते हैं, उनका नाम होता है अब्दुल रहीम खानकाना। तो जहांगीर के गुरु सलीम, जो कि जहांगीर है, जहांगीर इसके गुरु अब्दुल रहीम खानकाना। ठीक, जहांगीर के गुरु का नाम है ये दो विवाह करता है पहले, बाद में एक और विवाह करता है। पहले दो हिंदू स्त्रियों से विवाह करता है। पहला विवाह इसका होता है भगवान दास की बेटी से। भगवान दास की बेटी नाम है मानबाई से। पहला विवाह इसका होता है भगवान दास की बेटी मानबाई से। ठीक, मानबाई से इसका पुत्र होता है खुसरो, जिसकी थोड़ी सी भी बनती नहीं है जहांगीर से। एकदम दुश्मन की तरह रहता है खुसरो एकदम जहांगीर के लिए। दूसरा विवाह उदय सिंह की बेटी जगत गोसाई से। उदय सिंह की बेटी जगत गोसाई ये भी हिंदू ही महिला, तो जगत गोसाई। इससे पुत्र होता है खुर्रम को बहुत चाहता है। खुर्रम बहुत इसे पसंद था जहांगीर को, और खुर्रम ही आगे चल के शाहजहां बनता है। तीसरा विवाह इसका होता है मुस्लिम महिला से, नाम होता है नूरजहां। ये मिर्जा ग्यास बेग की बेटी होती है नूरजहां। मिर्जा ग्यास बेग की बेटी नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा रहता है। मेहरुनिसा, आधा ना और पूरा ना, मेहरुनिसा। ठीक, तो मेहरुनिसा से विवाह करता है। तीसरा विवाह है इसका।
मेहरुन्निसा की माँ अस्मत बेगम, नूरजहां की माँ अस्मत बेगम, ये विषय में क्या जानना है आपको। अस्मत बेगम ने क्या किया कि गुलाब के फूल से सेंट बना ली, इत्र बना ली। तो गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किसने किया? अस्मत बेगम ने किया। ठीक। अब ये मानबाई का बेटा खुसरो और जगत गोसाई का बेटा खुर्रम। ठीक। जब 1605 में गद्दी पर बैठता है सलीम जहांगीर के नाम से, तो जहांगीर खुर्रम को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है और खुसरो चाहता है कि हम राजा बने। खुसरो विद्रोह कर देता है, जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर देता है और इसका समर्थन करने वाले एक सिख के धर्मगुरु, सिख धर्म के गुरु अर्जुन देव नाम रहता है उनका, सिखों के 5वें गुरु रहते हैं। तो खुसरो विद्रोह कर देता है 1606 में विद्रोह कर देता है और इसको आशीर्वाद देते हैं सिख धर्म के 5वें गुरु, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव। क्या नाम था? अर्जुन देव। अब जहांगीर क्या करता है? पकड़वा लेता है, खुसरो को पकड़वा देता है और इसका आंख फोड़ देता है, आंख फोड़वा देता है, अंधा कर देता है। अपने बेटे खुसरो को ही अंधा कर देता है, आंख फोड़वा देता है। और ये जो सिखों का 5वां गुरु इसको आशीर्वाद देता है और धार्मिक सहायता प्रदान करता है, आशीर्वाद देता है और धार्मिक सहायता प्रदान करता है, आशीर्वाद और धार्मिक सहायता प्रदान करता है। तो ये जो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव, ये क्या कहते हैं, खुसरो को आशीर्वाद देते हैं और धार्मिक सहायता प्रदान करते हैं, तो इनको ये फांसी की सजा देता है। इनको पकड़वा कर क्या करता है? फांसी की सजा देता है। किनको? अर्जुन देव को। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर फांसी की सजा देता है, याद रखिएगा, इन्हें फांसी की सजा हो जाती है। क्या जरूरत था इन सबके बीच में पढ़ने का? अच्छा, एक बात आप बताइए, सिख धर्म की स्थापना आप जानते हैं गुरु नानक देव ने किया था। कब किया था? याद रखिएगा, सिकंदर लोदी के समय में। सिकंदर लोदी का कालखंड आपने देखा 1489 से 1517 तक, 1489 से 1517 तक सिकंदर लोदी था। ठीक। उसी के समय में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी, गुरु नानक देव ने। ठीक। तो ये बात हो गई। खुसरो का तो हो जाता है विद्रोह, उसका दमन हो जाता है। खुर्रम को ये उत्तराधिकारी घोषित करता है। वही खुर्रम आगे चल के शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठता है। खुर्रम क्या बनता है? शाहजहां। ये शाहजहां की उपाधि, खुर्रम को शाहजहां की उपाधि इसके पिता जहांगीर ही देते हैं, शाहजहां की उपाधि। जहांगीर कश्मीर में वो क्या नाम है, शालीमार बाग का निर्माण करवाते हैं। जहांगीर क्या करता है? कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण, ठीक। कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण कौन करवाता है? जहांगीर। अब आगे इसके समय में चित्रकला का स्वर्णिम काल इसके काल को कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्णिम काल, क्योंकि चित्रकारी इसे बहुत पसंद थी, कला बहुत पसंद था, संगीत बहुत पसंद था, नृत्य बहुत इसको पसंद था, चित्रकार बड़े पसंद थे। तो चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्णिम युग जहांगीर के समय, चित्रकला का स्वर्णिम युग। इसके दरबार में 2 चित्रकार आते हैं। पहला आता है उस्ताद मंसूर। कौन आता है? उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर को एक उपाधि देता है जहांगीर। क्या उपाधि देता है? नादिर उल अस्र। ठीक। एक और आता है चित्रकार, उसका नाम रहता है अबुल हसन को भी एक उपाधि देता है। क्या उपाधि देता है? तो नादिर उल जमा, नादिर उल इतना ही, उसको जमा लिख लीजिएगा। तो नादिर उल जमा की उपाधि जहांगीर किसको देता है? अबुल हसन को देता है। ठीक। चित्रकला का स्वर्णिम युग ये होता है इसके समय में। इसके बाद
इसी के समय में सम्राट जेम्स प्रथम के 2 राजदूत आते हैं। 1608 में पहला, इधर लिख देते हैं कि नीचे है, नीचे जगह है, नीचे लिखते हैं। तो सम्राट जेम्स प्रथम, इधर लिखते हैं सम्राट जेम्स प्रथम। ये कौन है सम्राट जेम्स प्रथम? हम मॉडर्न हिस्ट्री में आपको बताएंगे, अभी के लिए बस इसे याद रख लीजिए। सम्राट जेम्स प्रथम के 2 दूत आते हैं। एक कैप्टन हॉकिंस आता है, कैप्टन हॉकिंस 1608 में, और 1615 में सर टॉमस रो आता है। सर टॉमस रो आता है। इसको अंग्रेजी में इसे लिखा जाता है सर टॉमस रो, ROW। तो सर टॉमस रो, इसमें अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो आप टॉम्स पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे टॉमस, टॉम्स नहीं टॉमस, और रो नहीं रो, सर टॉमस रो। उसके समय में दूसरा 1615 में दूसरा राजदूत। 1608 में पहला राजदूत कैप्टन हॉकिंस, दूसरा 1615 में सर टॉमस रो। इतना हो गया, इतना ही है जहांगीर के बारे में आपको जानने के लिए। इसकी मृत्यु हो जाती नहीं, और कुछ हम इसकी मृत्यु के बाद इसका मकबरा जो होता है वो लाहौर में होता है, जो नूर जहाँ रहती है, नूर जहाँ। कहाँ पर, अच्छा इसका मौत कहाँ, मृत्यु इसकी होती कहाँ है? इसकी मृत्यु जो है भीमवार में नवंबर 1627 में इसकी मृत्यु हो जाती है भीमवार में। नूर जहाँ जो इसकी पत्नी होती है, नूर जहाँ, ये इसके मकबरे का निर्माण करवाती है नर्मदा नदी के तट पे। लाहौर में एक जगह है जिसका नाम है सहादरा नाम का जगह है। तो सहादरा में जो कि लाहौर में है, यहाँ पर ये उसके मकबरे का निर्माण करवाती है, मकबरा इसका, ठीक, लाहौर में मकबरा है। इसकी एक आत्मकथा थी, तुजुक ए जहांगीरी। हमने बाबर का देखा था, तुजुक ए बाबरी, जिसका हिंदी अनुवाद बाबरनामा। इसका तुर्की भाषा में लिखा हुआ तुजुक ए जहांगीरी। इसका जो हिंदी अनुवाद होगा उसका नाम है तुर्क ए जहांगीरी। तुजुक ए बाबरी का हिंदी अनुवाद बाबरनामा, लेकिन तुजुक ए जहांगीरी का हिंदी अनुवाद तुर्क ए जहांगीरी, ठीक। इसमें ज़्यादा कोई अंतर है नहीं, तुजुक ए जहांगीरी इसकी आत्मकथा, ठीक। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम बढ़ेंगे। इसको मिटाएं, आगे बढ़ें। अब आगे शाहजहां को देखिए। हमने देखा कि जो खुर्रम जगत गोसाई से जो हुआ था, ये उदय सिंह की बेटी जगत गोसाई से जो पुत्र खुर्रम हुआ था, उसी खुर्रम का आगे चल के नाम शाहजहां पड़ा। जहांगीर ने ही शाहजहां का नाम दिया उसे। तो शाहजहां को देखें, ये 1627 तक हमने देखा कि जहांगीर था। अब 1627 से 1658 तक रहता है शाहजहां। 1627 से 1658 तक शाहजहां रहता है, जो कि खुर्रम जगत गोसाई, देखिए जगत गोसाई, उदय सिंह की बेटी जगत गोसाई से हुआ था कौन? खुर्रम। और खुर्रम को ही किसकी उपाधि दी गई? शाहजहां। किसके द्वारा? इसके पिता जहांगीर के द्वारा, शाहजहां। तो अब ये शाहजहां, इसकी बात हम करेंगे 1627 से 1658 तक। देखिएगा, शाहजहां ने विवाह किया 1612 में आशफ खां की बेटी अर्जुमंद बानो बेगम। 1612 में आशफ खां की बेटी अर्जुमंद बानो बेगम, इसी का नाम मुमताज है, यही मुमताज है। तो मुमताज का वास्तविक नाम पूछेगा तो अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज को एक उपाधि दी थी शाहजहां ने,
जमानी, मल्लिका ए जमानी किसने दिया था? शाहजहां ने। मल्लिका ए जमानी, मल्लिका ए जमानी, जमानी, ठीक। इसके 4 बेटे थे शाहजहां के, शुजा, मुराद, दारा शिकोह और औरंगजेब। शुजा, मुराद, दारा शिकोह और औरंगजेब। औरंगजेब, ठीक। दारा शिकोह सबसे बड़ा पुत्र रहता है, इसलिए इसको अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है कौन? शाहजहां। बड़ा अच्छा भी होता है दारा शिकोह। इस पर कादरी सिलसिले का प्रभाव रहता है। सिलसिला जब पढ़ा रहे थे तो सबसे इंपॉर्टेंट चिश्ती सिलसिला बता दिए थे, बाकी सब नहीं बताए थे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ इतना आप याद रख सकते हैं कादरी सिलसिले का प्रभाव दारा शिकोह पर था। कादरी सिलसिला था, जो सूफी मूवमेंट, सूफी आंदोलन में जो सिलसिला चला, जो संप्रदाय चला, उसमें एक संप्रदाय कादरी था, और एक था नक्शबंदी सिलसिला, नक्शबंदी संप्रदाय, जो कि चिश्ती सिलसिला का एकदम ठीक उल्टा था। उसका प्रभाव था औरंगजेब पर, औरंगजेब और अकबर दोनों। औरंगजेब पर बहुत ज़्यादा था, नक्शबंदी बिल्कुल उल्टा था। ये राजाओं से इतना संपर्क में नहीं रहता था चिश्ती सिलसिला वाले लोग, ये राजाओं के संपर्क में रहते थे। सब वो लोग उतने कट्टर नहीं होते थे, वो लोग कट्टर नहीं होते, उदारवादी रहते थे। ये नक्शबंदी वाले एकदम कट्टर रहते थे, मार काट खाली यही लगा रहता था। तो ये सब बातें। खैर, दारा शिकोह को उत्तराधिकारी घोषित किया अपना शाहजहां ने। दारा शिकोह ने ही मन्म उल बहरीन लिखा था, मन्म उल बहरीन, इसकी एक रचना है मन्म उल बहरीन। शाहजहां के समय में फ्रैंकोइस बर्नियर आया था, जिसको दारा शिकोह की सेवा में रखा था शाहजहां ने। इसका सर्जन था, वो फिजिशियन भी था। कौन? फ्रैंकोइस बर्नियर। फ्रैंकोइस बर्नियर। अल बरूनी उसका इब्न बतूता उसका तीसरा आ गया ना, फ्रैंकोइस बर्नियर। बाकी 5 आपको बताए थे हम पहले का ही। 4 फॉरेन ट्रेवलर के बारे में, 4, 3, 7 एक फॉरेन ट्रेवलर महत्वपूर्ण है, सब बता दिए आपको। ये लास्ट फ्रैंकोइस बर्नियर बचा था। इसका दारा शिकोह का सर्जन नियुक्त करता है, फिजिशियन भी था ये, शाहजहां के समय में आया था। मन उल बहरीन लिखता है दारा शिकोह उपनिषदों का फारसी अनुवाद कराता है, उपनिषदों का फारसी अनुवाद करता है, और उसका नाम होता है सिर्र-ए-अकबर। उपनिषदों का फारसी अनुवाद दारा शिकोह करवाता है। क्या नाम रखा जाता है उसका? सिर्र-ए-अकबर, सिर्र-ए-अकबर, ठीक, सिर्र-ए-अकबर। शाहजहां के समय में ही वेद पुराणों का फारसी अनुवाद हुआ था। शाहजहां के समय में वेद और पुराणों का फारसी अनुवाद हुआ था, ठीक। इसका बेटा दारा शिकोह को उपनिषदों का फारसी अनुवाद कराया था, जिसका नाम सिर्र-ए-अकबर था, ठीक है। शाहजहां ने मयूर सिंहासन बनवाया था। क्या बनवाया था? मयूर सिंहासन। ये मयूर सिंहासन बड़ा ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है। सोने का सिंहासन था, पूरा सोने का बनवाया गया था, इसी पर विराजता था शाहजहां। बाकी आने वाले भी मुगल शासक इसी पर विराजमान हुए। इसका नाम रखा गया था तख्त-ए-ताऊस। क्या नाम रखा गया था? तख्त-ए-ताऊस, बहुत ही प्रसिद्ध। औरंगजेब के बाद कोई शक्तिशाली मुगल शासक रह जाता नहीं है, उसके बाद भी 14 मुगल शासक आते हैं। 14वां रहता है बहादुर शाह द्वितीय, यानी कि बहादुर शाह जफर, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय में रहता है। नाम भर का नेतृत्व उसके हाथ में रहता है, नाम भर के इसी तरह बिठा दिया गया रहता है उसको। बाकी औरंगजेब के बाद जो 7वां शासक आता है मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह के समय में इराक का आक्रांता आता है नादिर शाह। मोहम्मद शाह के समय में नादिर शाह आता है। बहुत ही बिजोड़ का आक्रमण करता है, और मोहम्मद शाह डरा कर तख्त-ए-ताऊस दे देता है। किसको? नादिर शाह को। तख्त-ए-ताऊस किसको दे देता है? नादिर शाह को दे देता है। कोई भी शक्तिशाली उतना था ही नहीं औरंगजेब के बाद। अगर औरंगजेब तो बड़ा अत्याचारी था, दुराचारी था, अनाचारी था, उसके बारे में क्या कहें, लेकिन मैंने उसके बाद वैसा कोई शक्तिशाली नहीं था। तो मोहम्मद शाह नादिर शाह को दे दिया तख्त-ए-ताऊस। साथ में इसके पास कोहिनूर हीरा भी था मोहम्मद शाह के पास। सबसे पहले कोहिनूर हीरा किसके पास आया? कौन प्राप्त किया दक्षिण भारत से?
मलिक काफूर के बारे में आपको पहले बता चुके थे, किस तरह उसे मिला, कहाँ से मिला, किससे मिला, ये भी आपको बता चुके हैं। तो कोहिनूर हीरा वो चलते चलते मोहम्मद शाह के पास आ गया था मलिक काफूर से, कोहिनूर हीरा। तो कोहिनूर हीरा भी ये नादिर शाह को दे दिया और बिजोड़ का आक्रमण किया था नादिर शाह। और आज ये कोहिनूर हीरा घूमते घूमते इराक गया, फिर घूमते घूमते आज ये जाकर फिर भारत आया, फिर घूमते घूमते ये जाकर अब क्वीन एलिजाबेथ के मुकुट में है, जो आज मुकुट उनका रखा है। तो क्वीन एलिजाबेथ उस समय की थी, तो जो उनका मुकुट है उसका उस मुकुट में कोहिनूर हीरा रखा है, ऐसा कहा जाता है। कोहिनूर हीरा ठीक मोहम्मद शाह के समय में चला गया, तख्त ताउस मोहम्मद शाह के समय में चला गया। मोहम्मद शाह औरंगजेब के बाद 7वां शासक था। खैर मोहम्मद शाह को हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो शाहजहाँ को पढ़ रहे हैं। तो शाहजहाँ के बारे में ये तख्त ताउस बनवाया था वो। ये सब बातें थी। शाहजहाँ प्रथम आक्रमण करता है दक्षिण के अहमदनगर पर और विजय प्राप्त करता है। दक्षिण के अहमदनगर पर यही अहमदनगर कृष्णदेवराय पर आक्रमण करता है। अहमदनगर बीजापुर सब आपको बताए थे ना, कृष्णदेवराय वो विजयनगर एम्पायर में आपको बताए थे इसके। हाँ, तो दक्षिण में अहमदनगर पर कब्जा करता है, आक्रमण करता है सबसे पहले। प्रथम आक्रमण इसका रहता है शाहजहाँ का, प्रथम आक्रमण। अब देखिए क्या होता है, दारा सिकोह को उत्तराधिकारी बना देता है। तो औरंगजेब खुश नहीं होता है इससे। औरंगजेब खुद चाहता है कि हम गद्दी पर बैठें। औरंगजेब अपने पिता शाहजहाँ को कैद कर लेता है 8 साल तक कैद में रखता है शाहजहाँ को, और कैद में ही मृत्यु हो जाती है शाहजहाँ की। औरंगजेब अपने तीनों भाइयों को मरवा देता है, ये क्या कहते हैं, शुजा को मरवा देता है, मुराद को मरवा देता है, और लास्ट में दारा सिकोह जो सबसे बड़ा बेटा रहता है, वैसे ही छुप छुप कर बचकर भागता रहता है, कैसे दारा सिकोह बचा रहता है, लेकिन दारा सिकोह को मार कर उसका सर काट कर थाल में सजा कर और लेकर जाता है शाहजहाँ के पास कैद कारागार में। जब उसको बंदी बनाया रहता है तो कारागार में लेकर जाता है थाल में दारा सिकोह का सर सजा के। ऐसा ये भाई था, ऐसा ही बेटा था। कौन? औरंगजेब। बड़ा खतरनाक, बहुत अत्याचारी आदमी था, राक्षस था। तो शुजा, मुराद, दारा सिकोह, औरंगजेब, अब तीनों भाइयों को मरवा के औरंगजेब बन जाता है राजा। औरंगजेब के बारे में आगे पढ़ेंगे। 1658 में ये गद्दी पर बैठ जाता है शाहजहाँ को कैद करके। शाहजहाँ 2 चीज़ों का निर्माण मुमताज़ की याद में, एक तो ताजमहल बनवाता है, इधर लिखते हैं ताजमहल बनवाता है। दूसरा लाल बलुई पत्थर से लाल किला बनवाता है। लाल किला, दिल्ली का लाल किला किससे बनवाता है? लाल बलुई पत्थर। ठीक, दोनों का निर्माण शाहजहाँ करवाता है। ये सब बातें। अब औरंगजेब कैद करके और खुद गद्दी पर बैठ जाता है शाहजहाँ को कैद करके। 1658 में कैद में शाहजहाँ की मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद हम औरंगजेब को पढ़ेंगे। पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो इसको मिटाएं। अच्छा, ये लाल किला कब बनवाया था? 1648 में बनवाया था, ये भी याद रखिए। लाल किला 1648 में बनवाया था। चलिए मिटाते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब को देखिए, हमने देखा कि 1658 में अपने पिता शाहजहाँ को ये कैद कर लेता है और खुद गद्दी पर बैठ जाता है औरंगजेब। 1707 तक इसका शासन रहता है। 1707 तक ये गद्दी पर रहता है। कौन? औरंगजेब। ये एकमात्र ऐसा मुगल शासक रहता है जिसका 2 बार राज्याभिषेक होता है। इसका कितना बार राज्याभिषेक होता है? 2 बार राज्याभिषेक होता है। अच्छा, अब आप बताइए, हमने आपको पढ़ाया था दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, वो कौन था? ये तो मुगल शासन का है। 2 बार राज्याभिषेक औरंगजेब। मुगल शासन में 2 बार राज्याभिषेक औरंगजेब का हुआ था। दिल्ली सल्तनत में किसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? फिरोज शाह तुगलक वंश का शासक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक, जिसने पुनर्निर्माण करवाया था कुतुब मीनार का, जब बिजली गिरने से वो ध्वस्त हो गया था। तो फिरोज शाह तुगलक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था दिल्ली सल्तनत में। मुगल साम्राज्य में 2 बार राज्याभिषेक हुआ था औरंगजेब का। और शिवाजी महाराज का भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, मराठा एम्पायर में पढ़ेंगे। एक बार राज्याभिषेक जब हुआ तो उसके 12 दिन बाद उनकी मां मर गई,
तो उसे अशुभ माना जाने लगा उस राज्याभिषेक को, तो इन्होंने दोबारा राज्याभिषेक करवाया था शिवाजी ने। तो ये 3 लोग जिनका दोबारा, एक दिल्ली सल्तनत में, एक मुगल शासन में और एक मराठा साम्राज्य में, ये है। औरंगजेब का दोबारा राज्याभिषेक हुआ था। 1618 में इसका जन्म हुआ। 1618 में जन्म हुआ उज्जैन में जन्म होता है। और 40 वर्ष की उम्र में 1658 में गद्दी पर बैठता है औरंगजेब। मैंने अच्छा खासा उम्र में बैठता है, कम उम्र में नहीं बैठता है औरंगजेब। तो 1658 में ये बैठता है। मुमताज़ का ही ये बेटा था, मुमताज़ से ही हुआ था। मुमताज़ जो नाम उनका क्या हमने आपको बताया था, अर्जुमंद बानो बेगम। तो मुमताज़ का ये बेटा रहता है, मुमताज़ से ही होता है, ये मुमताज़ से ही होता है। अच्छा, ये विवाह करता है दिलरास बानो बेगम से। किससे विवाह करता है? दिलरास बानो बेगम। इसकी पत्नी रहती है दिलरास बानो बेगम। दिलरास बानो बेगम। आपको बता दें, औरंगजेब और दिलरास बानो बेगम दोनों का मकबरा एक ही जगह पर है, औरंगाबाद में। महाराष्ट्र का दक्षिण हिस्सा, दक्षिण में है औरंगाबाद, महाराष्ट्र का। तो क्या कहते हैं, औरंगाबाद में दोनों का मकबरा देखने को मिलता है। इसमें जो दिलरास बानो बेगम का जो मकबरा है, उसी को बीबी का मकबरा के नाम से जाना जाता है। बीबी का मकबरा किसकी बीबी? औरंगजेब की बीबी। तो बीबी का मकबरा के नाम से इसे जाना जाता है। इसको ताजमहल की नकल पे बनवाया गया था। इस मकबरे को ताजमहल की नकल पे बनवाया गया है, ताजमहल की नकल पे। ताजमहल के जैसे बनवाया गया है, इसलिए इसको दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। दक्षिण का ताजमहल किसे कहा जाता है पूछेगा तो बीबी का मकबरा, वहीं पर औरंगजेब का भी मकबरा है। ठीक, ये तो हो गया। अब इसके बाद ये मंदिरों को तोड़वाता है। काशी में, वाराणसी, काशी में विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाता है। विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाता है। यही मथुरा में केशव राय को भी तोड़वाता है। और गुजरात में सोमनाथ को भी यही तोड़वाता है। मुस्लिम शासकों के लिए जैसे मंदिर तोड़वाना एक खेल हो गया था। अब देख नहीं रहे हैं, सिकंदर लोदी कितना घटिया, वो नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़वा कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को देता है मांस तौलने के लिए। इतना घटिया सब राक्षस पता न कहाँ से आ गया सब। मतलब खेल हो गया था इन लोगों के लिए मंदिर तोड़वाना है। ये सब औरंगजेब हिंदू त्योहारों को बंद करवा देता है, प्रतिबंध लगवा देता है। हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगवा देता है, हिंदू त्योहार पर रोक। ये संगीत पर भी रोक लगवा देता है। संगीत इसको पसंद नहीं रहता है। इस संगीत का सबसे उत्कर्ष से उसकी प्रसिद्धि होती है जहांगीर के समय। जहांगीर को बहुत पसंद रहता है कला संगीत सब, और सबसे उसका ह्रास होता है औरंगजेब के समय में संगीत का। तो ये सब बातें, ये गजवाए हिंद शुरू कर देता है। बहुत लोगों का धर्म परिवर्तन कराता है। एक हाथ में कुरान, एक हाथ में तलवार। या तो कुरान चुनो या तो तलवार से सर कटवाओ। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर, 9वें गुरु, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी इस्लाम को कबूल नहीं करते हैं, तो इन्हें ये मृत्यु दंड दे देता है औरंगजेब। मृत्यु दंड। सबसे अत्याचारी शासक रहता है, इसके जितना अत्याचार किसी ने किया नहीं। मृत्यु दंड गुरु तेग बहादुर को दे देता है। इस्लाम नहीं कबूल करते हैं इसलिए। ये है सर। कब ये होता है? 1675 में। 1675 में गुरु तेग बहादुर को ये मृत्यु दंड देता है। ठीक। लाल किले जिसको शाहजहां ने बनवाया था लाल बलुई पत्थर से 1648 में, उसी लाल किले में ये मोती महल बनवाता है। लाल किले के परिसर के अंदर मोती महल बनवाता है। मोती महल किसने बनवाया? औरंगजेब ने। लाल किले में है, ठीक, मोती महल। ये सब बातें रही। इसके समय में सर्वाधिक विद्रोह हुआ, सबसे अधिक विद्रोह, सबने विद्रोह किया।
1658 पे गद्दी पर बैठा। पहला विद्रोह बुंदेलों का 1661 में हो गया, 3 वर्ष बाद। सबसे पहला विद्रोह 1661 में बुंदेलों का, बुंदेलों ने विद्रोह किया, बुंदेला विद्रोह के नाम से इसे जाना जाता है। फिर 1661 में हुआ। इसके बाद 6 वर्ष बाद फिर 1667 में विद्रोह हुआ, उसको अफगान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अफगानों ने विद्रोह किया 1667 में, अफगान विद्रोह हुआ। ठीक। इसके बाद 1671 में विद्रोह होता है, 1669 में भी विद्रोह होता है। 1669 में जो विद्रोह होता है उसको जाट विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जाट विद्रोह। जाटों का विद्रोह कब हुआ? 1669 में। 1669 के बाद 1671 नहीं, 1672 में सतनामी विद्रोह होता है। 1672 में सतनामी विद्रोह, सतनामी विद्रोह। ठीक। फिर 1675 में सिखों का विद्रोह होता है। 1675 में जब गुरु तेग बहादुर को मरवा देता है, मृत्युदंड देता है, उस समय विद्रोह होता है सिखों का। 1675 में सिख विद्रोह, सिखों का विद्रोह होता है। ठीक। यहाँ पर सिख ऐसे लिख दिए हैं, सिख, सिख में आरब का और पूरा ख। तो सिख विद्रोह हुआ 1675 में। 1679 में राजपूत विद्रोह होता है, राजपूत विद्रोह, राजपूत विद्रोह। और इधर मराठा साम्राज्य से इसका संघर्ष चलता ही है, मराठाओं से, शिवाजी महाराज, आगे देखेंगे हम। है ये सब बातें रहीं। अब और कुछ महत्वपूर्ण मुगल साम्राज्य के बारे में आप जान लीजिए। मुगल साम्राज्य पतन होने ही वाला है, इसका जब टूटने ही वाला है औरंगजेब के बाद। जब बहुत अत्याचार बढ़ जाता है तो फिर अंत तो होता ही। तो अत्याचार बढ़ा औरंगजेब में, बहुत बढ़ा, उसके बाद से मुगलों का अंत शुरू हो गया, पतन। फिर अंग्रेज सब आ गया, इन सब का शुरू हो गया। खैर देखिए, मुगल साम्राज्य की कुछ महत्वपूर्ण हम पॉइंट्स, बिंदुओं पर चर्चा करें। एक ये है कि इसमें मंत्रिपरिषद को, मुगल शासन में मंत्रिपरिषद को विजारत कहा जाता था। मंत्रिपरिषद को विजारत कहा जाता था। मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? विजारत। मंत्रिपरिषद को विजारत कहा जाता था। जो प्रधानमंत्री होते थे, प्रधानमंत्री को वकील कहा जाता था। वकील, जहाँ पेड़ वोकेट आजकल बोलते हैं, वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे वकील नाम से। तो प्रधानमंत्री को वकील कहा जाता था मुगल शासन में। ठीक। प्रधानमंत्री को वकील कहा जाता था। प्रांत को सूबा कहा जाता था और जिला को सरकार कहा जाता था। प्रांत माने राज्य, तो प्रांत, राज्य को सूबा कहा जाता था। सूबा का सूबेदार होता था सब, सूबा। और जिला, जिला को सरकार कहा जाता था। जिला को क्या कहा जाता था? सरकार। जिले को सरकार, प्रांत को सूबा, ये सब था। हाँ, सोने के सिक्के को इलाही कहा जाता था। सोने के सिक्के को इलाही कहा जाता था। बाकी चांदी के सिक्के को रुपया और तांबे के सिक्के को दाम, ये पहले भी हम चर्चा कर चुके थे। शेरशाह सूरी के, सूर्यवंश के बारे में पढ़ा रहे थे। शेरशाह सूरी सबसे पहले रुपया को इंट्रोड्यूस किया था, ये सब आपको बताया था। ये सब कुछ बातें, मुगल साम्राज्य का पतन होगा। इसके बाद औरंगजेब के बाद कोई योग्य शासक आया नहीं। योग्य का कौन था? महानायक था, अत्याचारी था, राक्षस था। इसके बाद मैंने शक्तिशाली कोई शासक आया नहीं। 7वां इसके बाद शासक मोहम्मद शाह के बारे में बता दिया। नादिर शाह उस समय आया था, डरा के दे दिया था तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा। फिर मोहम्मद शाह का 14वां शासक आता है, औरंगजेब के बाद 14वां शासक। और औरंगजेब के बाद 14वां शासक होता है बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है, जिसके समय में 1857 की क्रांति हुई थी। नेतृत्व तो उसका नाम भर का था, वो नहीं से बैठा दिया था। तो ये थी चीज़ें। अब इसके बाद हम मराठा एम्पायर के बारे में थोड़ा जानेंगे। पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो इसे मिटाएं और आगे बढ़ें। मराठा साम्राज्य देखें। मराठा साम्राज्य 5 से 7 मिनट या 8 मिनट में हम मराठा साम्राज्य को कवर करने वाले हैं। मराठा साम्राज्य, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछता ही है, फिर भी हम बता दे रहे हैं क्योंकि जानना चाहिए आपको मराठा साम्राज्य के बाद। और पूछ ही ले एक दो प्रश्न, एक दो महत्वपूर्ण हैं भी, एक दो महत्वपूर्ण, जैसे पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत का तीसरा युद्ध। 2 युद्ध बता चुके हैं। 1526 में हुआ, जिसमें बाबर जीता, मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, इब्राहिम लोदी के साथ हुआ। दूसरा पानीपत की दूसरी लड़ाई, जिसमें हेमू सम्राट और ये क्या कहते हैं, फैजल खान, जो अकबर का संरक्षक था, वो युद्ध किया।
हेमू सम्राट की हार हुई पानीपत की दूसरी लड़ाई में। अब पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा साम्राज्य से रिलेटेड है, देखेंगे अफगान और मराठा के बीच में हुई थी। लेकिन उसके बहुत पहले हम शिवाजी महाराज को देखने वाले हैं। देखिए, जब औरंगजेब चला गया 1707 में, औरंगजेब की मृत्यु जब हो गई 1707 में, तो इसके बाद मुगल शासन कमज़ोर पड़ने लगा, क्योंकि इसके बाद कोई शक्तिशाली शासक आया नहीं। मुगल शासन कमज़ोर पड़ने लगा, मुगल शासन कमज़ोर पड़ने लगा, गिरने लगा। और इसका फायदा उठाकर दक्षिण के अनेक राजाओं ने अपना स्वतंत्र राज्य घोषित कर लिया, स्वतंत्र राज्य घोषित किया। और इन स्वतंत्र राज्यों में जो सबसे शक्तिशाली राज्य था वो था मराठा राज्य, मराठा साम्राज्य। लेकिन मराठा साम्राज्य इतना शक्तिशाली बना, लेकिन इसके पीछे का इतिहास क्या है? सबसे बड़ा योगदान शिवाजी महाराज का। सबसे पहले उन्हीं का नाम लिया जाएगा जब भी मराठा साम्राज्य की बात होगी। और शिवाजी महाराज का जिक्र हम करें, उनकी चर्चा करें। शिवाजी महाराज, इन्होंने औरंगजेब के समय से ही संघर्ष शुरू कर दिया। औरंगजेब के नाक में तो दम करके रख दिया था शिवाजी ने। और वो आदिल शाह तो पगला गया था, एकदम नाम सुनते ही पगला जा रहा था। तो क्या कहते हैं, शिवाजी महाराज, इनका जन्म होता है 20 अप्रैल 1627 में। 20 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग में, जो पुणे में था, पुणे के सिवनेर दुर्ग में इनका जन्म होता है 20 अप्रैल 1627 में, 1627 में, ठीक। 1627 नहीं 1630, 1627 नहीं 1630, 1630 में इनका जन्म होता है, 1630 में। तो सिवनेर दुर्ग में 20 अप्रैल 1630 में इनका जन्म होता है शिवाजी महाराज का। इनके पिताजी थे शाहजी भोसले। और इनकी माता थी जीजाबाई। इन्हें वीर बनाने के पीछे सबसे बड़ा योगदान जीजाबाई माता का था। इनके शुरुआत से ही, बचपन से ही महाभारत रामायण की कथाएं सुनाया करती थी। सब सुना के वीरता की गाथाओं को सुनाया था इन्होंने। एक से बड़े युद्ध के बारे में बताया था जीजाबाई ने। पूरा शिवाजी को एकदम मन से, अंदर से पूरा मजबूत कर दिया था। शिवाजी 16 वर्ष की अवस्था में बस सबसे पहला किला जो जीतते हैं वो किला था तोरण का किला। तो 1646 में तोरण का किला जीतते हैं, सबसे पहला किला तोरण किला। अब देखिए, ये शाहजी भोसले जो हैं, ये आदिल शाह के दरबार में रहते थे। ये सामंत थे आदिल शाह के अंदर सामंत थे ये। तो शाहजी भोसले आदिल शाह के दरबार में रहते थे। बीजापुर का जो सुल्तान था आदिल शाह, बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह, औरंगजेब का एक तरह से प्रतिनिधि भी था। ये सुल्तान था, लेकिन औरंगजेब के अंडर ही आता था। औरंगजेब का इस पर शासन था। औरंगजेब को अपने राज्य में कर का कुछ हिस्सा औरंगजेब को ये देता था आदिल शाह के दरबार में शाहजी भोसले रहते थे, सामंत थे उसके अंडर। संभाजी, इनके शिवाजी के भाई, बड़े बेटे शाहजी भोसले के संभाजी थे। संभाजी अधिकतर समय अपने पिता के साथ ही रहते थे। इधर शिवाजी अपने पिता की परवाह किए बिना कि पिताजी क्या कहेंगे, हम वो आदिल शाह के दरबार में रह रहे हैं, बोलेंगे तो नहीं, हमेशा कर रहे हैं। तो माता जी का फुल सपोर्ट था, तुम करो बेटा। तो विद्रोह शुरू कर दिए 1646 में। तुरंत तोरण का किला जीते, पहला किला। इसका किला जीतते गए। कोडना का किला जो आदिल शाह के अंडर में आता था, उसको जीत लिए। आदिल शाह को कुछ खबर ही नहीं था, और कोडना का किला जीत लिए। आदिल शाह को जैसे ही पता चला कोडना का किला शिवाजी जीता, किसका बेटा, शाहजी का बेटा जो मेरे दरबार में रहता है, उसकी ये हिम्मत, शाहजी को कैद कर लिया। कहा, शिवाजी संदेश भिजवाया, कहा कि अगर अपने पिता को बचाना चाहते हो, छुड़वाना चाहते हो, तो सब किला जितना जीते हो उतना सब वापस करो। सब किला इनको वापस करना पड़े। 23 किला जीत चुके थे। सब किला इनको वापस करना पड़ा अपने पिताजी को बचाने के लिए। पिताजी तो बच गए, लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। शाहजी भोसले की मृत्यु होने के बाद अब फिर
शिवाजी कुछ समय बाद आगे बढ़े, लड़ाई लड़ी, युद्ध किया और सब अपने खोए हुए किलों को वापस लिया। उसके बाद और किलों को जीतने लगे। आदिल शाह के माने नाक में दम हो गया था एकदम। कितनों सेनापतियों को भेजता, कोई इनका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाता। छापा मारे युद्ध में एकदम कुशल, किसी को पता नहीं चलता था। एक बाइक आ गए आक्रमण कर दिया, मुट्ठी भर सेना जीत जाती थी इनकी। छापा मारे युद्ध में कुशल थे ये। तो 1659 में प्रतापगढ़ की लड़ाई प्रसिद्ध है। 1659 में प्रतापगढ़ का युद्ध। ये 1646 में यह घटना हुई थी, तोरण किला कोड़ना किला का। और 13 वर्ष बाद संघर्ष करते करते अब ये बीजापुर के सुल्तान की गर्दन तक पहुंच गए, आदिल शाह की गर्दन तक पहुंच गए। प्रतापगढ़ का युद्ध, इसी में बीजापुर को जीता था। आदिल शाह तो पूरा डर के मारे पगला गया था पूरा। भेजा अपने सेनापति, सबसे बहादुर सेनापति अफजल खां को। अफजल खां गया। 10 नवंबर 1659 का वो दिन है। 10 नवंबर। जीत नहीं पा रहा था, कहा कि अब हम संधि करना चाहते हैं। शिवाजी तैयार हो गए, लेकिन शर्त रखा था कि हथियार लेके कोई नहीं आना है, हम भी हथियार लेकर नहीं आएंगे, आप भी हथियार लेकर नहीं आओगे, क्या पता कोई क्या कर दे। हैं, और हथियार दोनों को लेकर नहीं आना है। देखा भी गया, सामने से तो कोई हथियार दिखाई दे नहीं रहा था किसी के पास। अब शिवाजी को ये संदेह था, इतने बुड़बक थोड़े नहीं, कि जरूर कहीं छुपा के कुछ रखा होगा, षड्यंत्र इसका कुछ होगा। अगर ऐसा हो, उसके लिए इन्होंने तैयारी करके रखी थी। कवच अंदर, अपने वस्त्र के अंदर एक कवच पहन लिए थे, जिस पर चाकू छुरी कुछ भी घोंपा जाए तो कोई असर नहीं होगा। कवच पहन लिए थे, अंदर जा ही नहीं पाएगा, शरीर को भेद ही नहीं पाएगा, उस कवच को भेद कर शरीर तक पहुंच ही नहीं पाएगा, ऐसा कवच पहने थे। और बाघ नखा रखे थे, जिसको अंग्रेजी में टाइगर्स क्लॉ बोला जाता है। बाघ जैसा वो नाखून रहता है, नाखून जैसा रहता है, बाघ के नाखून जैसा रहता है, पहना जाता है, ग्लव्स रहता है पहन कर। और ऐसे ग्लव्स नहीं, ऐसे रहता है, वो लोहे का ऐसे रहता है, चारों उंगली में ऐसे पहना जाता है, चारों उंगली में ऐसे पहना जाता है और ऐसे करके मारा जाता है उसको। फाइटर जैसे कुछ नाम भी मॉडर्न नाम है उसका, फाइटर क्लॉस की क्या, तो वही टाइगर क्लॉस होता था, बाघ नखा। तो बाघ नखा को ये भी छिपा कर रख लिए थे हाथ में, ऐसे बाएं हाथ में बाघ नखा को ऐसे छिपा कर अंदर रख लिए थे। गए, गले मिला अफजल खां, गले मिले और वो पीछे से घूम रहा है, चाकू छुपा कर रखा था। इन पर असर हुआ नहीं, वो तो खुश हुआ कि अब मर गया शिवाजी। इन पर कवच पहने थे, असर हुआ नहीं। तुरंत निकाले अपना बाघ नखा और चारों उंगली में पीछे से पहने और ऐसे पीछे से गड़ा दिए बाघ नखा को, ये गया मर। तो अफजल खां चला गया। आदिल शाह के बस का बात है कुछ करना, तो आदिल शाह हार गया। प्रतापगढ़ के युद्ध में बीजापुर जीत गए, बीजापुर को जीत लिए। अब तो खबर पहुंच गई औरंगजेब तक। शिवाजी का नाम औरंगजेब के कानों में पड़ गया कि बड़ा बहादुर है, बड़ा छोटा है लेकिन बहादुर है। अब इस समय तो मैंने बड़े हो गए थे, अब पहले से ही संज्ञान में था, क्योंकि पहले छोटे पर इतना युद्ध लड़े थे, 16 वर्ष की उम्र में शुरू कर दिए थे। तो नाम तो पहुंच गया था औरंगजेब तक। सोच रहा था हम 40 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा, 16 वर्ष की उम्र में ये खुराफात करने लगा, इसको नहीं रोका जाएगा तो बहुत खुराफात कर देगा। तो रोकने के लिए बहुत अपने सेनापतियों को भेजा औरंगजेब, लेकिन कुछ हुआ नहीं। शिवाजी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अपने मामा को भेजा था, मामा का नाम शाइस्ता खां। शाइस्ता खां को ये दक्षिण का सूबेदार बना दिया। सूबा दक्षिणी राज्य, दक्षिणी जो हिस्सा इसका था वो सूबा इसको सौंप दिया। सूबा मैंने प्रांत होता है, पहले ही आपको बता दिए। तो दक्षिणी सूबा सौंप दिया। तो शाइस्ता खां ने क्या किया, पुण्य को ही लूटने गया। पुण्य को लूटने गया जो शिवाजी महाराज का जागीर था। पुण्य को लूटने गया शाइस्ता खां। कब? 1663 में, 1663 की बात है, 1663 की बात है। 1663 में शाइस्ता खां मामा था। शाइस्ता खां मामा था किसका? औरंगजेब का मामा शाइस्ता खां। ये वह भांजे, चिंता मत करो, हम उसको हरा देंगे। पुण्य को लूटने गया, पिटा कर आ गया। शिवाजी ने पीट कर भगा दिया, पराजित होकर आया। औरंगजेब को बड़ा शर्म महसूस हुआ कि तुम मामा कुछ नहीं कर सकते हो, जाओ बंगाल में जाओ, तुम दक्षिणी सूबा तुमको सौंपकर बहुत भूल किए हैं, बंगाल में भेज दिया। अब इसके अंदर अपमान की ज्वाला धधक रही थी शाइस्ता खां के अंदर। ये क्या किया, बिना बतैले औरंगजेब को चला गया और शिवाजी के बहुत सारे किलों को जला दिया। बहुत सारे, चुपके से, पता नहीं था शिवाजी को ऐसा करने वाला है। इतने दर्जनों किलों को जीता था शिवाजी ने, तो कहाँ कहाँ रहेंगे वो, एक ही जगह कहीं रहेंगे, बाकी सब जगह जाकर किलों को जला दिया शाइस्ता खां। तो अब शिवाजी बड़े गुस्साए और इसके जवाब में सूरत को लूटे। सबसे पहले सूरत को लूटे 1664 में। 1664 में इन्होंने सूरत को लूट लिया, तो इसके अंडर में आता था, औरंगजेब के अंडर में। तो 1664 में सूरत को लूटा था सबसे पहले।
एक बार फिर से लूटा था, सूरत को 2 बार लूटा, सूरत को लूटा 2 बार लूटा, एक बार 1664 में और एक बार 1670 में भी लूटा था। 1670 में 2 बार लूटा, ठीक। सूरत को इन्होंने लूटा। अब तो औरंगजेब और खिसियाया और इस बार किसको भेज रहा है, इस बार जय सिंह को भेज रहा है। इस बार जय सिंह को भेजा और अपनी विशाल सेना को भी भेजा जय सिंह के साथ कि इतना आसान नहीं है इस पर विजय प्राप्त करना, इतनी विशाल सेना तुम लेकर जाओ, उस पर विजय प्राप्त करो। जय सिंह गया, युद्ध हुआ। उस युद्ध में अब संयोगवश कहिए कि भाग्य साथ में था जय सिंह के, जीत गया जय सिंह और पुरंदर की संधि हुई जिसमें शिवाजी को अपने 90% किलों को खोना पड़ा था। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1664 में। 1664 में ये हुआ। तो 1664 में जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि हुई। अधिकतर किला 90% किला अपना खो दिए, लेकिन शिवाजी रुकने वाले कहाँ थे, फिर बढ़े आगे, बार बार गिर रहे हैं, बार बार उठ रहे हैं। देख रहे हैं 1646 में सब किला छीन लिया, आदिल साहब फिर वापस पा लिए। 1667 तक बीजापुर को जीत लिए, फिर यहाँ पर किला छीन रहा है 1664 में, अब फिर जीतने लगे, एकदम दुगुना रफ्तार से आक्रमण करने लगे, सब जीतने लगे, सब खोया हुआ किला वापस पा लिए। अब बर्दाश्त से बाहर था, जान गया था औरंगजेब कि अब इस तरह शक्ति से हराना मुश्किल है शिवाजी को शक्ति से हराना मुश्किल है। पुनः ये आगे अपना सब किला अपना प्राप्त कर लिए, पुनः प्राप्त कर लिए। 10% जो इनके हाथ में था, कहा कि अभी इस समय जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इसी से मैं आगे बढ़ जाऊंगा, नहीं 10% किलो से मैं आगे बढ़ूंगा और सब जीत जाऊंगा, जो भी खोया हूँ सब जीत जाऊंगा। जीतने लगे हैं। अब औरंगजेब बोला कि छल से काम लेना पड़ेगा, छल किया, इनको बुलवाया बातचीत के लिए और इन्हें बंदी बना लिया। लेकिन इनको कौन कैद करके रख सकता है? ये अपना युक्ति लगा के, इतने चालाक आदमी थे, युक्ति लगा के ये अपना भाग गए वहाँ से, और भाग के अब बदला लेने का सोचे कहें कि अब नहीं छोड़ेंगे औरंगजेब को। सूरत को दोबारा लूटा उसी के बाद, यही 1677 में। 1664 में पहली बार लूटा था जब पुणे में, जब इनके किलों को जलाया था शाइस्ता खान। अब 1670 में जब भाग कर वहाँ से आए, अपनी युक्ति लगा के कैद से आज़ाद हुए, तो दोबारा सूरत को लूटा और इसमें 132 लाख रुपया लूटा था। 1 करोड़ 32 लाख उस समय बहुत बड़ी रकम थी उस समय। 132 लाख, 1 करोड़ 32 लाख लूटा उस समय, बहुत बड़ी रकम थी, बहुत बड़ी रकम थी। इस समय के हिसाब से 1000 गुना सीधा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? ये क्या कहते हैं, 1 करोड़ 32 लाख, 13 करोड़ 20 लाख, 130, 1320 करोड़ हो गया। इतना लूटे थे। इसके मदद से अपने साम्राज्य का और विस्तार करने लगे, सेना अपनी बनाने लगे, अपनी नेवल फोर्स को बहुत बढ़िया से इस्टेब्लिश किए, क्योंकि नौसेना बहुत मजबूत थी। नौसेना का निर्माण किए, अपना नौसेना का निर्माण किए, नौसेना निर्माण किए, ठीक। और अब 1674 में इनका राज्याभिषेक हुआ, स्वतंत्र राज्य इनका 1674 में। औरंगजेब था ही उतना अत्याचारी, उतना सब कुछ कर रहा था, इनको कुछ उखाड़ नहीं पाया शिवाजी का। उसके रहते हुए इतना कारनामा कर दिया। पूरा दक्कन पर इनका राज्य, पूरा पश्चिमी दक्षिणी हिस्सा में तो पूरे बढ़िया तरह से, दक्कन में भी बहुत सारा राज्य इनका था। तो शिवाजी 1674 में रायगढ़ के किले में, रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई, रायगढ़ के किले में इनका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक हुआ, किसने राज्याभिषेक किया था? वाराणसी के संत थे, वाराणसी के संत थे, नाम था उनका पंडित गंगाधर भट्ट। देखिए, वाराणसी के संत विद्यारण्य के आशीर्वाद से हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की भी स्थापना की थी दक्षिण में, और यहाँ पर भी वाराणसी के ही संत हैं, गंगाधर भट्ट। तो गंगाधर भट्ट ने राज्याभिषेक किया। गंगाधर भट्ट ये वाराणसी के थे, राज्याभिषेक किया। इनका राज्याभिषेक हुआ रायगढ़ किले में, रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई इन्होंने। लेकिन 12 दिन बाद ही इनकी माता जीजाबाई का देहांत हो गया। इससे बड़े क्षुब्ध हुए, बड़ा शोक हुआ इन्हें, और इन्हें लगा कि मेरा राज्याभिषेक शुभ नहीं है। तो इन्होंने दोबारा अपना राज्याभिषेक एक सुंदर तिथि को शगुन देखकर
दोबारा अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो ऐसे मराठा शासक जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। अब शिवाजी के जाने के बाद पेशवा जितने भी शासक हुए उन्होंने पेशवा की उपाधि धारण की। यहीं पर बता देते हैं इतने में, पेशवा की उपाधि धारण की। पेशवा सबसे पहले पेशवा की उपाधि धारण करने वाले थे बालाजी विश्वनाथ। कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। अब तो औरंगजेब भी चला गया था, हम लोग के लिए पूरा फ्री था, और शिवाजी उतना दे ही गए थे विरासत में, और औरंगजेब भी चला गया था। बालाजी विश्वनाथ। अच्छा, शिवाजी तो बताना भूल गया, शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई थी। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। मैंने 6 साल की शासन की। इनकी 8 रानियां थी और 8 पुत्र भी थे। 4 रानियों से, 1 रानी से 4 पुत्र, 1 से 2 और 2 से 1। बाकी 4 रानियों से पुत्र इनके नहीं थे। तो 4 रानियों से 8 पुत्र और 8 रानियां इनकी थी। तो क्या कहते हैं, 1680 में इनकी मृत्यु हो गई। कैसे मृत्यु हुई? कोई इनको रणभूमि में मारने वाला तो पहले नहीं हुआ था, कैसे मृत्यु हो गई? तो इनकी मृत्यु जो हुई, इधर नहीं लिख रहा भाई, इसको पीछे करिए जरा, दिखे इधर। हाँ, इनकी जो मृत्यु हुई वो 3 सप्ताह तक लगातार बीमार रहने से हुई। 3 सप्ताह तक लगातार बीमार रहे, इसके चलते इनकी मृत्यु हो गई। बीमारी ने इनकी जान ली। तो इसके बाद जितने भी शासक हुए उन्होंने पेशवा की उपाधि धारण की। सबसे पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। बालाजी विश्वनाथ के बाद आते हैं इनके पुत्र बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम आते हैं। फिर बाजीराव प्रथम के बाद आते हैं, ये क्या कहते हैं, बालाजी बाजीराव। तो बालाजी बाजीराव इसके बाद आते हैं। अब देखिए, बालाजी बाजीराव जो है, इन्हें नाना साहेब के नाम से जाना जाता है। नाना साहेब बालाजी बाजीराव को किस नाम से जाना जाता था? नाना साहेब के नाम से जाना जाता था। इन्हीं के समय में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। बालाजी बाजीराव के समय में पानीपत की पहली लड़ाई हम बताए थे 1526, दूसरी लड़ाई 1556। पहली लड़ाई का डेट भी याद रखिएगा, 21 अप्रैल 1526। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई इनके समय में। ये लड़ाई मराठा और अफगानों के बीच थी। मराठा वर्सेस अफगान। अफगान की तरफ से कौन था और मराठा की तरफ से कौन था? अफगान की तरफ से लड़ने वाला अहमद शाह अब्दाली था। और मराठा की तरफ से कौन लड़ रहा था? तो बालाजी बाजीराव के सेनापति थे। सदाशिवराव। ये पानीपत की तीसरी लड़ाई, ये सेनापति थे। सदाशिवराव कौन थे? सेनापति थे, बालाजी बाजीराव थे। ठीक, लेकिन इसमें मराठा की हार हुई। इसका ज़्यादा कोई वैसा परिणाम नहीं सामने आया है। हार हुई लेकिन कुछ खोया नहीं इन्होंने, ज़्यादा कुछ खोया नहीं इसमें, छोटा मोटा उतना ज़्यादा कुछ नहीं खोया इन्होंने। इसके बाद अच्छा, ये क्या संघर्ष इनके सारे जो थे केवल मुस्लिम शासकों से थे, अंग्रेजों से नहीं थे, क्योंकि अब तो अंग्रेज भी आ गए होंगे ना। ये अब पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में, पहली 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761। कब हुआ? 1761। तो अब तो अंग्रेज भी आ गए थे, बढ़िया उनका शासन भी था यहाँ पर। तो क्या अंग्रेजों से इनका विद्रोह नहीं हुआ? केवल मुस्लिम शासकों से ही हुआ था? अंग्रेजों से भी हुआ था। लेकिन अब शिवाजी महाराज जैसा योग्य शासक कोई थोड़े नहीं था उतना जो इनको खदेड़ दे। तो अंग्रेजों से हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष 1775 में। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। इसके 14 वर्ष बाद प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष हुआ। सूरत की संधि से शुरू हुआ वो, सूरत की संधि से 1775 में। देखिए 1775 में, ये याद रखिएगा, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई, 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष। आंग्ल माने अंग्रेज, आंग में आधा ग है, आंग। प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष
सूरत की संधि हुई थी इसमें, सूरत की संधि हार गए थे इसमें। इसके बाद एक और संघर्ष हुआ 1802 में, इसके 27 वर्ष बाद हुआ। इसमें बाजीराव द्वितीय थे राजा, 1802 में हुआ। बाजीराव द्वितीय थे अंतिम पेशवा, बाजीराव द्वितीय। अंग्रेजों से इनका सामना हुआ, इनकी पराजय हुई, बाजीराव द्वितीय की, मराठा की पराजय हुई और बेसिन की संधि हुई। बेसिन की संधि में ही पेशवा पद को खत्म किया गया। बेसिन संधि में पेशवा पद को किस संधि में खत्म किया गया? बेसिन की संधि में पेशवा खत्म हो गया, पेशवा को हटा दिया गया और पेशवा को बिट्ठोर भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? बिट्ठोर। आप जाओ बिट्ठोर, तो बिट्ठोर चलेगा, पेशवा खत्म हो। तो ये कहानी रही मराठा साम्राज्य की। हमने कहा था 8 मिनट में करेंगे, 26 मिनट पूरा लग गया, कोई बात नहीं, 22 मिनट 23 मिनट चलिए, हो गया। मुगल एम्पायर, मराठा साम्राज्य सब खत्म हो गया, आपका मेडिवल हिस्ट्री भी खत्म हो गया। अब इसके आगे मॉडर्न हिस्ट्री हम शुरू करेंगे, डे 15 के क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय तो भारतम, जय तो भारत संस्कृति, जय श्री राम।